बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। शुरुआत आज करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जहां पर टिम नेल्सन जो हैं उनको हाई परफॉर्मेंस का कोच मुकर्रर कर दिया गया है। अगर आप इनके बैकग्राउंड की बात करें तो ये भी जो हेड कोच हैं हमारे टेस्ट के जेसन गिलेस्पी, उनके साथ रहे हैं, साउथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से मुंसलिक रहे हैं जब आप इनकी कोचिंग की बात करते हैं। और जो गिलेस्पी हैं उनके पैनल के अंदर भी ये थे, सपोर्ट स्टाफ में भी, तो काफ़ी नज़र उन्होंने रखी है। तो मेरे ख्याल से एक सिनर्जी अच्छी बनती जाएगी अगर वो हाई परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। जेसन गिलेस्पी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पर उनकी गुफ्तगू हुई, तो हमें यही पता चली कुछ चीज़ें कि वो चाह रहे हैं कि अभी कुछ अरसा एक सिनर्जी बनाई जाए बिटवीन प्लेयर्स, स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए। तो उसके लिए मेरे ख्याल से नेल्सन का आना एक बहुत ही खुशाइन इकदाम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि पाकिस्तान शाहीन्स के लिए उमर गुल को कोच नामजद किया गया था, वो भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान शाहीन्स जो है उसका ट्रेनिंग कैंप इस्लामाबाद में जारी है। उन्होंने बांग्लादेश ए के साथ मैच खेलना है और रिवाइज स्केड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को ये टीम पाकिस्तान पहुँचेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। हाई परफॉर्मेंस के लिए भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि वहाँ पर क्या चीज़ें, हमने निशानदेही पहले भी की थी कि कौन सी चीज़ें जिन पर काम होना ज़रूरी है, क्या वीक लिंक्स हैं। लेकिन अब जब इस सिनर्जी को बिल्ड किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम जो कोचेज़ हैं उनकी आपस में सिनर्जी क्या होगी, ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता जाएगा। इसके बाद आपसे बात करेंगे श्रीलंका की, जिन्होंने 27 साल बाद भारत को एक वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में शिकस्त दी है और बड़ा ही ज़बरदस्त मैच रहा। जिस तरीके से हम अभी शो से पहले भी कुछ बॉलर्स की बात कर रहे थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर वो श्रीलंका का जो स्पिन एलिमेंट है वो वापस आते हुए नज़र आया है। इंडिया वाज इन अ लॉट ऑफ ट्रबल, लेकिन ये ज़रूर है कि क्या वो इतने रिजल्ट ओरिएंटेड थे इस सीरीज़ में, क्या वो नए कॉम्बिनेशन, गौतम गंभीर के लिए पहला असाइनमेंट था बतौर हेड कोच। तो थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से क्रिकेट की दुनिया में ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर चल रही थी कि भाई 27 साल बाद उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज़ में शिकस्त दे दी है। इसके बाद पेरिस ओलंपिक्स का रुख करेंगे, जहां पर अमेरिका का राज जो है वो जारी है। अमेरिका मेडल्स टेबल पर इस वक्त सरे फहरिस्त है। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इस वक्त 95 मेडल्स टोटल जो हैं वो ले चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसके बाद चीन जो है वो दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से इनको सपोर्ट हासिल थी और पाकिस्तान आर्मी के ताउन से ये इस एक्सपीडिशन का इनेकाद किया गया और बड़ी ही ज़बरदस्त ये टीम रही। टीम की क़ियादत सरबाज खान कर रहे थे और इसके साथ साथ सुल्ताना नस्ब हैं, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शमशाल से है। इनके साथ साथ बहुत और भी क्लाइंबर्स थे जो इस एक्सपीडिशन में हिस्सा ले रहे थे। सब जिलाली परचम लहराया गया और सुल्ताना की जानिब से ये कहा गया कि एक अनरियल फीलिंग है, और डेफिनेटली ये है भी। सरबाज खान, इसके अलावा सुल्ताना नस्ब, इम्तियाज़ सतपारा और अशरफ सतपारा इस एक्सपीडिशन में शामिल थे। तो इन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त एक पाकिस्तान के लिए ख़बर रहती है जब भी हम क्लाइंबिंग की बात करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी का तावन इस एक्सपीडिशन को ज़रूर हासिल था। साथ ही साथ शो की शुरुआत करेंगे, अपना पैनल से भी आपका तारुफ कराएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हमें बराह रास्त देख रहे हैं और इसके साथ साथ फेसबुक लाइव पर पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप हमें फेसबुक लाइव की सहूलत के ज़रिए बराह रास्त देख सकते हैं। तो आपके तमाम कॉमेंट्स मैं रोज़ शामिल करता हूँ, आज भी करूँगा। जो कुछ लोग कल रह गए थे जिन्होंने कॉमेंट शो के बाद किया, तो उनके भी कॉमेंट्स आज शामिल कर लेंगे। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। हमारे टॉपिक्स आपने सुने हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, ख़ास तौर पर अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा और हम आपका सवाल अपने पैनलिस्ट से भी पूछेंगे और डेफिनेटली आपको शाउट आउट भी उस प्लेटफॉर्म के जरिए देंगे। तो प्लीज़ फेसबुक लाइव ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स ऑफिशियल एंड पीटीवी न्यूज़ इज़ लाइव ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ। पैनल का तारुफ आपसे कराते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, इंटरनेशनल प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और साथी एंकर जनाब सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम खुरम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ आसिम भाई, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सना, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लेते हैं। टिम नेल्सन को अब हाई परफॉर्मेंस का कोच मुकर्रर किया गया है। जिस तरह मैंने कहा कि सिनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये बड़े क्लियर डायनामिक्स हैं कि जब भी कोई इंटरनेशनल कोच आते हैं तो वो अपना एक पूरा पैनल जो है उसको तजवीज़ करते हैं और बताते हैं कि ये लोग मुझे चाहिए। बट आप कैसे देख रही हैं अब वो जो सिनर्जी एक बनेगी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं या फिर अब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें?
देखिए जी, ऑस्ट्रेलियंस आपको पता है क्रिकेट में क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो, उसमें हमेशा टॉप 2-3 में रहते हैं। इवन ओलंपिक्स में हम देख रहे हैं बहुत कम पॉपुलेशन है अमेरिका और चाइना की निस्बत, बट मेडल टेबल पे तीसरे नंबर पर आपको तीसरे चौथे नंबर पे ही नज़र आएंगे। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का एक तो वैसे ही आई थिंक जब हम उनकी किसी भी एक बंदे को लेके आते हैं वहाँ से, तो उससे इम्पैक्ट तो ज़रूर क्रिएट होता है। मैथ्यू हेडन जब आए थे तो बड़ा उससे फ़र्क पड़ा था टीम को। और अब हाई परफॉर्मेंस कोच के लिए अगर आप एक ऑस्ट्रेलियन को लेके आए हैं तो डेफिनेटली आपको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्री हो या ये ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड वाले हों, ये जब भी कहीं जाते हैं ये अपने साथ 2-3 अपने नेशनल लोग लेकर जाते हैं। हम इसके ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक इससे हमें सीखने की ज़रूरत भी है कि हम जितने अपने सिस्टम्स को, अपने कोचेस को क्वालिफाइड रखेंगे, जितना उनको आपस में उनकी सिनर्जी रहेगी, वो जब बाहर भी जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए बढ़ेंगी। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस तरह से नहीं, अगर कोई एक बंदा बाहर जाता भी है तो वो फिर बाकी डिफरेंट कंट्री से लोगों को ला रहा होता है। तो आई थिंक ये सीखने की भी बात है और इसीलिए हमें बार बार इन लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। हम लोग क्यों नहीं अभी इस क्वालिटी के कोचेज़ और लोग डेवलप कर सके कि हम अब खुद ही इस तरह से करेंगे। ठीक है, एक आध हेड कोच आप एक थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए ला सकते हैं, बट आपके नीचे जो सारा स्टाफ हो वो पाकिस्तानी ऐसा हो कि जिसके साथ आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो हम नहीं कर पाए अभी तक, उसके ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है। बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। आपको पता है पहले भी हम जीत चुके हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में होने के लिए यू वांट टू गिव इट योर ऑल। और अच्छी चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी वजह से आप टीम को फुली सपोर्ट करें। बिल्कुल। कोच साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अब आप इस तजर्बे के ऊपर ज़रा ज़रूर आएँ कि ये जो इंटरनेशनल सिनर्जी है, जिस तरह सना ने भी कहा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अगर डायनामिक्स हम देखें तो अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस के कोच ला रहे हैं और डेफिनेटली गिलेस्पी ने ही रेकमेंड किया, उनके साथ वो साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर चुके हैं, तो क्या देख रहे हैं हम? देखिए, हमेशा वो तो हकीकतन है कि जब भी कोई कोच आपका आएगा, चाहे वो पाकिस्तान सेटअप से चाहे बाहर से, उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम के साथ लेकर जो माइंड अपना जो उनसे मेरा मिलता है, उसको पता हो कि मैं किस तरीके से काम करता हूँ, वो मुझे कैसे सपोर्ट करेगा। हाई परफॉर्मेंस कोचेज़ आपको पता है एक थोड़ा सा डाइवर्सिटी इसके अंदर आ चुकी हुई है। हाई परफॉर्मेंस कोच खाली परफॉर्मेंस अपना एनालिसिस के ऊपर काम नहीं करता, यहाँ तक आपकी डेली एनालिसिस भी करता है, उसके अलावा माइंडसेट के ऊपर भी आपके काम करता है। एक अच्छी चीज़ इनकी है कि मैं पढ़ भी रहा था इस वक्त, इन्होंने यूथ क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा काम किया, तो इनको पता है कि जो यंग लड़के हैं उनको हमने किस तरीके से ऊपर लेके आना है। लेकिन फिर वही बात होती है कि अहमद भाई, अगर एक बंदे को आप हाई परफॉर्मेंस कोच बना रहे हैं, आपको पता है एक बीच में एक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट हुई थी पूरी दुनिया के अंदर हार्ड हिटिंग कोच की भी, अब वो कहीं गुम होगी पाकिस्तान क्रिकेट पावर में। हिटिंग कोच की, सॉरी, पावर हिटिंग कोच की वो कहीं ना कहीं अब आपको नजर नहीं आती। अच्छा, इसमें दो राय हैं इसमें। एक लोग कहते हैं होना चाहिए, एक कहते हैं कि जी क्या होती है पावर हिटिंग। मैं आज भी कहता हूँ कि जो हालात हमारे बीच में बने थे, आपको पावर हिटिंग कोच की जरूरत पड़ती है, लेकिन पावर हिटिंग कोच हमेशा आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नहीं लेके आते हो, आप लेके आते हो यूथ क्रिकेट के अंदर, जहाँ पर आप डेवलप करते हो। एक लड़का जब आप 26-27 साल का होता है, वो डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं होता, डेवलप हो चुका होता है। अगर आप उसकी ख़राब करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपको बैकफायर करती है मामला को। रहा सवाल इनका यूथ क्रिकेट के साथ काम करते हुए, लेकिन फिर मैं कहूँगा कितना स्टिक अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करता है, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ना, कंसिस्टेंसी कि आप एक सीरीज के लिए उनको लेके आए हैं, क्या आपका फर्दर प्लान है कि आपने उनको चैंपियंस ट्रॉफी तक कैरी ऑन करना है। यहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स है इनके पास। रिकॉर्ड्स की टैली की बात करो, मैं पढ़ रहा था, बहुत तगड़ा इनका रिकॉर्ड भी है, जिस तरीके से ये टीम्स को कोचिंग करते हुए आए हैं। चाहे यूथ क्रिकेट की बात करें, साउथ वेल्स को है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी काम करते हुए हैं, डाइवर्सिटी इनके पास है। लेकिन जो माइंडसेट एक मिलता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, फिर जब एक हाई परफॉर्मेंस कोच है वो यहाँ तक मॉनिटर करता है कि नीचे जो कोचेज हैं, जो डोमेस्टिक के आपके कोचेज हैं, जहाँ पे आपने चैंपियंस का एक अपना ली, जो आपने एक ट्रॉफी अपना अनाउंस की है अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनको भी फिर वो टैली करता है कि कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है। हाई परफॉर्मेंस का मतलब ही होता है जो हाई परफॉर्मर आपका लड़का है जो टैली के अंदर, उसके साथ इन लाइन वो रहता है और वो बाकायदा जो सा उसको मौका देता है कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो जाए। चाहे पाकिस्तान है, उसके अंदर बाकायदा उसको चांसेस मिलते जाते हैं। रोटेशनल पॉलिसी जो सी है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसको कितना विजिबिलिटी रखते हैं ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, आई थिंक ये डोमेस्टिक से ही सब मुंसलिक है, तो उस पर हम घुमा फिरा के उसी टॉपिक पर ज़रूर आ जाते हैं। लेकिन खुरम, आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? ये दो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक उमर गुल को शाहीन्स का कोच लगाया गया और अब नेल्सन को हम देख रहे हैं कि हाई परफॉर्मेंस का कोच उनको लगाया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा उमर गुल के हवाले से बहुत अच्छी खुशाइन बात है। आपको पता है कि काफ़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही है रिसेंटली, और जिस तरह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया था अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ भी मुंसलिक रहे और पाकिस्तान के लेजेंडरी फास्ट बॉलर भी रहे हैं। और दूसरा, जहाँ तक आपने टिम नेल्सन की बात की है, तो देखिए एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आपको पता है पास में भी अगर जाएँ, जब डेविड वॉटमोर भी आए थे, फॉरनर कोच आए थे, तो अपनी टीम लेकर आए थे। मिकी आर्थर हो गए, जेफ लॉर्सन हो गए,
फिर इस तरह से जिस तरह से हिडन की आपने बात की तो ये एक्सपेक्टेड था ऐसे ही। और दूसरा ये कि जिस तरह से हाई परफॉर्मेंस है, खाली आपने हाई परफॉर्मेंस जो फोकस है आपने लाहौर को नहीं करना, आपके और भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, जिस तरह से आपके हनीफ अहमद है कराची में, उसको आपने काफ़ी ज़्यादा डेवलप करना है, वहाँ पे भी आपके प्रोग्राम्स होने चाहिए। मुल्तान में है, फिर जिस तरह से आपने रिसेंटली 2 और अनाउंस किए हाई परफॉर्मेंस सेंटर, तो एक खुशाइन बात है कि यहाँ प्लेयर डेवलपमेंट होनी चाहिए। और दूसरा ये ध्यान था कि हमने डोमेस्टिक की बात की, डोमेस्टिक में स्पेशली खासकर मैं कहूँगा आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, इसके अंदर ये फॉरेनर्स कोच का काफ़ी ज़्यादा रोल होना चाहिए। जैसे हमने पास्ट में देखा था वॉटमोर वगैरह थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंगेज होते थे सिलेक्शन कमेटी के साथ जाके, फिर जो रीजनल कोचेस थे उनके साथ बैठते थे, फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करते थे। अब इनको भी चाहिए कि जो अब आपकी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट है, जिसके अंदर आपके अब इन्होंने टूर्नामेंट्स भी अनाउंस किए हैं, आपका T20 भी है, उसके अंदर जाके इनको बजाते खुद जाके मॉनिटर करना चाहिए। खुरम, ये जो सब्जेक्ट है जिसमें हमने देखा है कि ये ख्वाहिश जाहिर की गई है कि हर एक बड़े शहर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए, ये किस हद तक हमारे लिए एक खुशाइन इकदाम साबित होगा, और इसके साथ साथ इसको हम कितना डाइवर्स कर सकते हैं कि फिर स्पेशली उन इलाकों में लेकर जाएं जहाँ पर पहले से कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं? देखिए ये तो मैं काफ़ी बारह दफ़ा आपकी प्रोग्राम में और जगह भी हाईलाइट कर चुका हूँ। देखिए हमारे खासकर रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी आपके फैसिलिटीज़ नहीं हैं, खासकर आपका इंटीरियर सिंध हो गया, आपका इंटीरियर पंजाब हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया, फिर आप अपर बेल्ट में जाएँ तो वहाँ पे आपको ट्रफ विकेट्स वगैरह नहीं मिलेंगी, इस तरह की आपकी जिम फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, पूल फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की एक्सेस होने चाहिए हर जगह पे। और ये एक खुशाइन बात है कि आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 5 जो हेड्स लगाएंगे, जो होंगे उनको मॉनिटर करेंगे, 30 की वो कोचिंग करेंगे। देखें और डोर्स आल शुड बी ओपन फॉर ऑल, जितने भी स्पेशली देखिए क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट वालों को भी एक्सेस होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि आप जो सिलेक्टेड प्लेयर हैं उनको वहाँ पे लेके जाएं। इवन देखिए आप लाहौर में देखें, पास्ट में भी प्रैक्टिस रही है वहाँ पे, जिस तरह से आते हैं पार्ट टाइम प्रैक्टिस वगैरह कराने के लिए आते हैं क्लब, आप डिफरेंट क्लब्स को आप असाइन कर दें कि वो हर अपनी बारी में 5-5 प्लेयर भेजते रहें, आके उनको बॉलिंग भी कराएं, उनको बैटिंग भी कराएं, ताकि देखिए उनकी भी थोड़ी सा एनहांसमेंट। बिल्कुल एक स्केड्यूल तश्कील दिया जा सॉरी सकता है। माज़रत आपकी बात काट रहा हूँ। इसमें एक क्लब क्रिकेट में ऐड ऑन करना चाहूँगा कल, क्योंकि एक बात ही जब मैं आज एक असाइनमेंट पे था तो मुझे वहाँ पर एक बात एक यंगस्टर ने की जो कि लिटरली बहुत एक अच्छी चीज़ थी। उसने एक बात की, जब आप क्लब क्रिकेट की बात करते हो, इतने मैचेस आप क्लब क्रिकेट में खेल रहे हो जाके अपना पाकिस्तान के अंदर, अच्छी बात है, कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। आप भी इस चीज़ को जानते हो, बहुत से यहाँ सना भी जानती हैं, खुरम भाई भी जानते हैं, आपके कितने क्लब क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने आज तक, हम जो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, कच्ची विकेट पे नहीं खेला। सीमेंट विकेट है, चाहे पंजाब में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, बिल्कुल आपकी मैचेस होते हैं सीमेंट विकेट के ऊपर। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आज तक ट्रफ विकेट पे नहीं खेला, ना उनको एक्सेस दी जाती है। कितने लड़के, आज मेरे पास एक लड़का काम कर रहा था अंडर 19 का, लिटरली वो मुझे कहता है कि सर मुझे जो अपना स्पाइक्स हैं मुझे यूज़ नहीं करने आते, क्यों, मैं पूरी ज़िंदगी क्लब क्रिकेट पे खेलता हुआ हूँ। क्लब क्रिकेट की अगर उसकी मेजरमेंट में देख रहा था, जो उसकी फास्ट बॉलिंग की स्पीड थी वो लगभग टच कर रहा था 80 को, जैसे उसको कच्ची विकेट पे मैंने उतारा उसकी पेस साथ में डिक्रीज हो, क्यों, उसको आइडिया नहीं उस चीज़ का। ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नीचे जाके क्लब क्रिकेट में देखनी पड़ेगी। असाइनमेंट भी बता दें अब जब इतना जिक्र कर दिया। नहीं खैर है, कोई मतलब इतना वो असाइनमेंट थी, किसी यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे थे। यंगस्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, ये हमें सब पता है कौन सी असाइनमेंट में थे ये। लेकिन आसिम भाई ये बताइएगा कि नेल्सन को हाई परफॉर्मेंस का कोच मुकर्रर किया गया है, ये जो आप सिनर्जी बरकरार रखेंगे या फिर चीज़ों को हम इम्प्रूव करने की तरफ जा रहे हैं, इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? साथ ही साथ हमने देखा कि उमर गुल को शाहीन्स का कोच बनाया गया है, इसी तरह और जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनेंगे पूरे पाकिस्तान में, इसको भी ज़रा बताइएगा कि ये कितना एक अच्छा इकदाम है। ख़ास तौर पर उन इलाकों के लिए हम बात करना चाहेंगे जहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। जी अहमद भाई, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बात यह है कि जो भी कोच हम बाहर से लाएंगे वो अपनी टीम साथ लेकर आएंगे और हमें उनकी टीम जो है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और ये पूरी दुनिया में, आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, ऑस्ट्रेलियन देख लें, इंग्लिश देख लें, इवन इंडियन, इन्होंने अपने साथ प्लेयर्स रखे हुए हैं, टीम्स रखी हुई हैं। तो ग्लेस्पी भी इस तरह इनको नेल्सन को लेकर आए हैं। बात ये है कि ये बहुत अच्छे कोच हैं। अब मसला ये है कि हमारे 20 में से कितने प्लेयर इनको समझ सकेंगे, ये भी एक हमारा प्रॉब्लम है थोड़ा सा पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दूसरे जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बुरे कोच हैं या बहुत अच्छे कोच हैं, मगर मुझे ये बताएं जो हमारे पाकिस्तान के कोचेज़ हैं जिनको हम हाई परफॉर्मेंस करवा रहे हैं, जिनको हम लेवल 3 करवा रहे हैं, वो किधर गए हैं? उनको हम क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे साथ इनके? मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, अब ये जो है नेल्सन जो है, ये तो हर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो नहीं जाएंगे।
आपको अपने जो हैं इन्हें एजुकेट करना चाहिए अपने कोचेस को। मैं बार बार एक बात कहता चला आ रहा हूँ कि हमारे अपने कोचेस को जो है एजुकेट करना चाहिए। देखिए अगर हम लेट्स से ये सना बैठी हुई हैं, बड़ी क्रिकेटर रही हैं ये, और इनको हम इग्नोर करके तो इंग्लैंड से कोई या श्रीलंका से कोई क्रिकेटर ला के बिठा दें कि जी ये कोच आप पे लगा, वाई नॉट, कि आप इनको क्यों नहीं ट्राई कर रहे? पहले आप इनको ट्राई करें, इनको फैसिलिटीज दें। आप उनको जो आप फ्री हैंड देते हैं तो अपनों को दे के देखें। मैं इस चीज़ का बिल्कुल हक में हूँ कि ठीक है कोच आना चाहिए बाहर से, मगर एक लिमिट होनी चाहिए, और लिमिटेड, और ये नहीं कि एक कोच आ रहा है और वो 5-5, 6-6 बंदे अपने साथ लेके आ रहा है। जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ गौतम गंभीर की, रेन टेंडुलकर मेरे पास हॉलैंड खेलते रहे हैं, एसेक्स के कप्तान रहे हैं, उनका कोई इतना बड़ा तजर्बा नहीं है कोचिंग में, मगर वो इंडिया की टीम के साथ इस असिस्टेंट कोच हैं। तो ऐसा होता है, वो ओबलाइज करते हैं एक दूसरे को, तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। मगर मसला ये है कि चलें, हमें एक अच्छे कोच मिले हैं नेशनल, देखना आगे ये है कि वो कितने हमारे लड़कों को समझा पाते हैं, या हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके साथ उनको कितना समझा पाएंगे और कहाँ तक उनको फीड करेंगे। बिल्कुल, ये सवाल खैर मैं आसिम भाई की नुमाइंदगी करते हुए कप्तान से ये सवाल पूछ लेता हूँ। तो खैर जहाँ पर इतने इंटरनेशनल कोचेज़ हैं वहाँ पर आप क्यों नहीं भाई, ये सवाल अब उधर लाहौर से आ गया कि पीसीबी को चाहिए कि सना की खिदमत हासिल करें कहीं पे कोचिंग के लिए? नहीं, आई थिंक देखिए बहुत शुक्रिया सोचने का, बट मैं कोचिंग साइड पे इतना इंटरेस्टेड हूँ नहीं, और आई थिंक वो उन्हीं को करना चाहिए जो अपना मेहनत करते हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी। हमारी हैं लड़कियाँ जो इस वक्त मेहनत कर रही हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, मुझे ये चीज़ लगती है कि जब आप एज अ क्रिकेटर, ठीक है, आप वो इंटरेस्ट शो करते हैं, फिर आपको वो हार्ड यार्ड्स ग्रास रूट लेवल पर भी लगाने चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान की कोचिंग करना जाकर वो आप किसी का हक भी मार रहे हैं उस तरह से। तो आई थिंक मेरी एक फील्ड है, मैंने मीडिया को चूज़ किया है, मैं मेंटोरशिप ज़रूर कर लेती हूँ कि कोचिंग के साथ अलॉन्ग साइड कोचेज़ जो आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके साथ जाके आप टीम को थोड़ा सा मेंटल साइड ऑफ थिंग्स के ऊपर बात कर सकें, टेक्निकल साइड पे आप बात कर सकें। बट कोचेज़ जो सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं, जो डे इन डे आउट अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं और जाके काम कर रहे हैं, उनकी एक अलग फील्ड है, और मेरी एक अलग फील्ड है। मैं कमेंट्री के ऊपर ज़्यादा है, स्पोर्ट्स एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अच्छी ज़रूर हैं, हम भी गेम को वापस दे रहे हैं जो हमने सीखा है इस गेम से, बट वो इस प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं जहाँ पे एक फ्रीडम है। मैं इसको बहुत इन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब आप पीसीबी से कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं एज ए प्लेयर तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते जो आपका ओपिनियन होता है। तो मैं जो अब मुझे न्यूली फाउंड फ्रीडम मिला है, उसके बाद उसको मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ और उसको मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती। अदरवाइज पीसीबी ने रब्ता किया। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से आई हैव ऑलवेज सेड दिस, वी आर वेरी प्राउड टू हैव यू एज पार्ट ऑफ द पीटीवी फैमिली। थैंक यू सो तो मच। ये हम इस पे बड़ा प्राइड लेते हैं, और आप जितने मर्जी इशारे कर लें, आपसे कोचिंग का सवाल नहीं हुआ। प्रेस टॉक में चेयरमैन साहब ने जिक्र किया। हाँ, तो अच्छा, मैं बिल्कुल मैंने ब्रेक पर जाना है, बट उससे पहले खुरम मैं आपसे दो सवाल है मेरे। एक तो इंडिया और श्रीलंका के बारे में भी ज़रूर आपने जिक्र करना है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बड़ा ही हिस्टोरिक फीट है श्रीलंका के लिए, दे नीडेड दिस काइंड ऑफ विक्ट्री। बट उसके साथ साथ उससे पहले बस ये बता दीजिएगा कि जो आसिम भाई जिस चीज़ की जिक्र कर रहे हैं कि जो हमारे नेशनल स्ट्रीम में कोचेज़ हैं, उनके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? उनको आप जिस तरह आपने भी कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में लगाएंगे, लेकिन कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं लोकल कोचेज़ की अगर बात करें? देखिए, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी आपके साथ डिस्कस किया था कि देखें, इनकी भी आपके टेस्ट वगैरह होने चाहिए, स्पेशली इनके असेसमेंट्स वगैरह होनी चाहिए, जिस तरह से 2017-18 में 2 साल लगातार हुई, फिर उसकी बेस पे इनके अप्रेजल्स होने चाहिए। और आपको पता है कि काफ़ी सारे रीजन्स में जो हैं कोचेज़ वगैरह काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं, और देखें एक रीजन से दूसरे रीजन में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो देखिए नॉलेज भी आपकी ट्रांसफ़र होती है, और एक ही जगह रहते हैं तो आप वहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको मसले मसाइल का सामना भी फेस करना पड़ता है। और दूसरा, जिस तरह से देखें जी फॉरेनर कोच आए हैं, फॉरेनर कोच को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये आएँ, ये इंगेज हों, आपकी अकेडमीज़ में इंगेज हों, आपके डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हों, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाके बजाते खुद मॉनिटर करें। सिर्फ ये ना हो कि जब आपकी इंटरनेशनल असाइनमेंट हो तो वो यहाँ पे मौजूद हों, जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो तो वो यहाँ से ट्रैवल कर जाएँ, तो उनको फुली फ्लैश यहाँ पे होना चाहिए। और जहाँ तक दूसरी आपने बात की, हिस्टोरिकल विन है स्पेशली फॉर द श्रीलंका आफ्टर 27 ईयर्स। और आपको पता है कि इंडिया जो है इस वक्त T20 भी चैंपियन है और फाइनलिस्ट भी रही है 50 ओवर्स की, तो इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन। बिल्कुल, इट इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन, स्पेशली कंसिडरिंग जो इंडिया की डोमिनेंस चल रही थी। बट एक छोटे से वक्फे की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360 प्रोग्राम में अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काशिफ अल्लाह भाई? का शुक्र, आप सुनाइए ठीक मैं ठाक बिल्कुल ठीक हूँ काशिफ भाई। सबसे पहली खबर तो यही है कि टिम नेल्सन को हाई परफॉर्मेंस का कोच मुकर्रर किया गया है। ये इंटरनेशनल सिनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली गिलेस्पी के साथ उन्होंने काम किया, वो अपनी टीम लेकर आएंगे, बट हाई परफॉर्मेंस के लिए पर्टिकुलरली कोच बनाना कितना इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान के लिए? इससे आगे सवाल ये कि उनके साथ अटैच किनको किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है हम एक बाहर से एक साहब ले आए जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, बट उस इंटरनेशनल एक्सपोजर के साथ अपने जो लोकल कोच है, ये जो नेशनल लेवल पे जो कोचेस हैं, उनको अटैच करके सीखने का मौका भी फराहम किया जाए, और एक जो बैरियर आता है ज़ुबान का वो भी इसमें कम हो जाता है। तो ये हमारी बड़ी, देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, MRF एकेडमी जब फास्ट बॉलर्स की कायम की गई थी वे बैक इन अर्ली 2000 भारत में, तो फास्ट बॉलर ढूंढने को नहीं मिलता था, और देन वो पूरी एक एकेडमी का प्रोसेस है जिसके बाद एक बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स आए। ऑफ कोर्स हमारी तरह के उतने तेज नहीं है, बट स्टिल दे एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। सो इसीलिए हुआ क्योंकि फिर वहाँ से राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, कुंबले और बहुत सारे जो उनके एक्स क्रिकेटर्स थे वो कोचिंग की तरफ चले गए। सो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, किसी को भी ले आना, गिलेस्पी के साथ भी हमारा लोकल कोच होना चाहिए, टिम नेल्सन के साथ होना चाहिए, गैरी कर्स्टन के साथ होना चाहिए। सो नॉलेज है जहां से मिलती है समेट लेनी चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली पीसीबी के बस एक अच्छा चांस भी है। देखिए ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं, इस सेटअप की मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं बिकॉज आज भी लेवल 2 कोचेस जो कि डिस्ट्रिक्ट की टीम के साथ अटैच हैं, उनकी एक बैठक में मैं मौजूद रहा, तो वहां पे भी ये तस्करा हो रहा है कि निटी ग्रिटीज पे बात हो रही है। ये भी आज मैं बता दूं कि ये भी तस्करा चल रहा था कि जो कैंप लगेगा डिस्ट्रिक्ट में, उसका जो बॉल यूज होगा नेट करने के लिए, वो किस क्वालिटी और किस स्टैंडर्ड का, उसकी शेप कैसी होगा। तो वो लोकल बॉल, बट उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप को रेड बॉल के लिए वो करते ग्रेस की तरह की शेप देखें, और वाइट बॉल के लिए कोकोबूरा की शेप देखें। सो अगर हम इतनी निटी ग्रिटीज में जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इस कोचिंग का जो पैनल है उसको इंटरनेशनल कोचेस के साथ अटैच करके थोड़ी सी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दे सकें। बिल्कुल, कस्टमाइजेशन की तरफ हम आ जाएंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि अभी भी आप लेवल 2 कोच की सोबत में ही बैठे हैं, तो ये आई एम श्योर आप फील कर रहे होंगे अभी। जी मुझे हल्की हल्की शुआएं आ रही हैं मुझे लेवल 2 की। सो बड़े, और मैंने जैसे आज आपको बताया कि आज मेरे लिए जिंदगी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। यार क्वेश्चन अगला पूछो। नहीं ये अगला सवाल पूछो। ये तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दे रहा इस वक्त। नहीं, मेरे लिए जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। आप तमाम लोग भी आज मैं बाकायदा से एक फेसबुक पे दस्तारबंदी की तकरीब हुई, जिसके बाद मैं इनका जो है वो फैन हो गया हूँ। इनका एक पेज है, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नहीं ये हमें बिल्कुल नहीं पता था। हम शो की मुनासिबत से ज़रूर कहेंगे कि आप सैयद मोहम्मद अवैस के फैन पेज पर जाइए, उसको लाइक और कमेंट कीजिए। हमारा तो आप प्रोग्राम फेसबुक लाइव पर देख ही रहे हैं, बट अवैस को भी देखिए। और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर आपको कंटेंट शेयरिंग जो है वो ज़्यादा वहाँ पर नजर आएगी। बट मैं एक बहुत, आप भी ज़रूर लाइक कीजिएगा सना, तो ये बड़ा ज़रूरी है। आपका मुकाबले में एक फ़ैन पेज आ रहा है, 8-10 हो रहा है, आप सबको जानती होंगी। तो मेरे ख्याल से मुकाबले में फ़ैन पेज आ गए। खैर सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये कि हमारे जो डायनामिक्स हैं या हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि हमारी हाई परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या रही है इतने अरसे से, और अब क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में एक्सेसिबल बनाएं, फैसिलिटीज़ दें, ये तो सारी चीज़ें ठीक हैं, बट फिर वो सबसे बड़ा एक सवाल जो माजी में चलता रहा है वहाँ पर रीहैब, जो आपने रेस किया है कि रीहैब क्या होता है। वहाँ पर आप फॉरेन कोच भी ले आएंगे, बट आप क्या वो उस तरह का रीहैब दे सकेंगे, उस तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़। ये फिर सवाल यही है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस इन पाकिस्तान। ये बहुत ही मुश्किल सवाल आपने कर दिया, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉपर सेट डेफिनेशन हमने देखी भी है। एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी थी, उसको कुछ अर्से के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर किया। फिर कराची का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर था उसको तो अल्लाह माफ़ करे, वो जो मशीन्स का हाल था, अब तो वो नेशनल बैंक स्टेडियम बन गया, अब शायद फैसिलिटी थोड़ी बेहतर हो। पर हमने जो कराची स्टेडियम देखा था और खेला था जहाँ पर, वहाँ चाहे अकोमोडेशन की बात कर लें, चाहे जिम्नेजियम की बात कर लें, पूल की बात कर लें, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप इंटरनेशनल लेवल की बात कह सकें कि वो एथलीट्स के लिए उनकी पोटेंशियल को वो बेहतर कर सकता है। तो देखें, जब हम बाहर के कोचेस को तो ले आएंगे, वहाँ की सोच को तो ले आएंगे, पर हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इम्प्लीमेंटेशन है कि उन चीज़ों की, उन सोच की इम्प्लीमेंटेशन और फिर मेंटेनेंस। आप और मैं, हमें मौका मिला था इसी शो का, जब प्रोमो रिकॉर्ड हम इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे, उसको आप याद है, हम उधर यही बात करते थे कि ये इतनी बड़ी फैसिलिटी है पर इसकी मेंटेनेंस कोई नहीं है, क्योंकि हम जिन लोगों के लिए वो बनाते हैं उन्हीं को सबसे पहले उस चीज़ से दूर कर देते हैं।
कोई भी फैसिलिटी जितना यूज़ होगी उतना उसके प्रॉब्लम्स पता चलेंगी और उसको आप मेंटेन करते रहेंगे और आपके लिए वो फैसिलिटी यूज़ के काबिल रहेगी। जब आप किसी चीज़ को बंद कर देते हैं, एक्सक्लूसिव कर देते हैं, मुझे याद है हाँ गर्मियाँ भी हों, हम लोगों के कैंप्स लगते थे गर्मी में, आउटडोर में हम कर रहे होते थे और शाम में अक्सर जान पहचान के लोग इंडोर में लाइट और एसी ऑन करके प्रैक्टिस करते थे। तो ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी कि हम लोग उन फैसिलिटीज़ को क्या हम उन एथलीट्स को 100% दे भी रहे हैं जो जिन्होंने जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो इसमें ठीक होने वाली है। हाई परफॉर्मेंस के लिए आपको पाथवेज का होना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह सब ने यहाँ पे पैनल पे बात की कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अच्छे कोचेस का होना बहुत ज़रूरी है, उनको अच्छा फाइनेंशियली सपोर्ट करना, प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, न्यूट्रिशन के ऊपर, रिकवरी के ऊपर, और वहाँ पर आप स्किल उस तरह से डेवलप करनी शुरू करें। जो पावर हिटिंग की भी अवैस बात करते थे कि पावर हिटिंग आप उस एज से डेवलप करेंगे तो आपको फाइन ट्यूनिंग ऊपर जाके करनी पड़ेगी। पर अब एक प्लेयर की मसल मेमोरी सेट हो गई है, उसकी बैक लिफ्ट बन चुकी है, उसका फॉलो थ्रू बन चुका है, उसको दोबारा से चेंज करना, उसमें इंजरी का भी चांस बढ़ जाता है और वो प्रोग्रेस भी स्लो हो जाती है। सक्सेसफुल मॉडल नहीं तो हम जितना जल्दी समझ सकें, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो कोचेज़ हैं इसीलिए हम लीग की जो बात करते हैं कि लीग क्रिकेट के अंदर भी आपके ज़रूरी है कि इंटरनेशनल कोचेज़ और डोमेस्टिक कोचेज़ का आपस में एक मर्जर ज़रूर हो। PSL के अंदर बहुत अच्छी बात है कि बहुत से हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ हेड कर रहे हैं, पर उनके साथ भी इंटरनेशनल कोचेज़ का मर्जर हमें ज़रूरी चाहिए ताकि वहाँ से भी एक नॉलेज शेयरिंग ज़रूर हो। तो जब तक हम उस लेवल पर आके हमें दूसरी कंट्रीज से पता नहीं चलेगा कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। मैंने अभी T10 किया था दुबई में, मुझे उधर फॉरेन कोचेस ज़्यादा नज़र आए जो हमने यहाँ पर देखे हैं। PSL में भी आते हैं, मुल्तान सुल्तान में हमने देखा, एक दो तीन फ्रेंचाइजीज़ के साथ हमने देखा। बट जितना ज़्यादा हम इस नॉलेज शेयरिंग को हर लेवल पर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अभी एक आर्टिकल मैं उस्मान समीउद्दीन के इंटरव्यू सुन रही थी कि जब हमारे चेयरमैन और डेलीगेशन गई बाहर तो वहाँ पर उस तरह का इंटरेक्शन नहीं देखने को मिला बाकी हेड्स ऑफ क्रिकेट के साथ जिस तरह का होना चाहिए था। अब वो बिज़ी थे या जो भी वजह थी, तो आपको हर लेवल पर नॉलेज शेयरिंग करनी है और उसके बाद आपका एक ऐसा होलिस्टिक स्ट्रक्चर बनेगा जिससे आपका सिस्टम ठीक होगा आगे के लिए। अगर आप खाली प्लेयर्स को बाहर भेज दें वो भी आंसर नहीं है, आप खाली कोचेस को बाहर भेज दें वो भी आंसर नहीं है, खाली एडमिनिस्ट्रेटर्स को बाहर से ले आएँ या भेज दें वो भी आंसर नहीं है। तो इसको एक टाइम इसीलिए सिस्टम्स को ठीक करने में लगता है कि आपको वो नॉलेज अंदर तक लेके आनी है और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी। बिल्कुल, कलेक्टिव अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ सही चीज़ों की निशानदेही हो रही है कि एक कलेक्टिव अप्रोच आपको करनी पड़ेगी। शेयरिंग ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंसेस इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी फील्ड होती है। वैसे खाली हाई परफॉर्मेंस सेंटर को फिर एज अ एलीट नेट प्रैक्टिस नहीं ट्रीट करना चाहिए। आप भी कुछ टर्मिनोलॉजी जानते ही हैं कोच की हैसियत से। हम बायोमैकेनिक्स की बात कर लेते हैं, हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में तो बॉलर को यही नहीं पता होता कि वो बेचारा हिप डोमिनेंट है या उसका इज इट अदरवाइज। अब बात ये कि ये चीज़ें हो गई, फिर सॉफ्टवेयर की जब बात कर रहे हैं वो यूज़ होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई, ख़ास तौर पर इंजरी का जो रिहैब है, ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हाई परफॉर्मेंस सेंटर की? देखिए हमारा जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है काफ़ी टाइम भी हुआ, वहाँ जाते भी रहते हैं, आप भी खुद भी विजिट करें, काशी में भी क्योंकि सनत ऑब्वियसली वहाँ पर नहीं है। अगर मेरी टर्मिनोलॉजी में देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो है जो कि आजकल दुनिया के अंदर चल रहे हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। रिहैब की बात करें, चाहे फॉर आसान अल्फाज में बात करूँ, आपके उस सेंटर के अंदर आइस बात तक नहीं है जहाँ से रिहैब होता है प्लेयर्स का। अगर मैं गलत नहीं, मैंने देखा है, मुझे नज़र नहीं कहीं वहाँ पर आया। मशीन्स आपने रखी हुई हैं, नेट्स आपने बनाए हुए हैं, सारे मामलात हैं। सबसे बड़ा जो एक मसला वहाँ पर होता है एक्सेसिबिलिटी का होता है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर वो है जहाँ पर लड़के ने पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया या पाकिस्तान की स्टेक लाइन पे लगा होता है, अंडर 19 रिप्रेजेंट कर लिया या टॉप ऑफ द लाइन है जिसने करना है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को भी खेला है, पाकिस्तान शाहीन्स के वो हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो अप्रोचेबल नहीं है, दरवाजे बंद होते हैं, आप अंदर नहीं आ सकते। ये अनफॉर्चुनेटली हकीकतन है जो मामला है। जब आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की बात करते हो, ग्रूमिंग की बात करते हो, कोचेस की बात करते हो, खाली फिर हम डाइवर्सिटी देखते हैं कि हमने पूरे मुल्क के अंदर स्प्रेड आउट करनी है। हमारे जो लेवल 2 के कोचेस की चले मैं बात करता हूँ, लेवल 3 अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान में है ही कोई नहीं, हो भी नहीं रहा काफ़ी अरसे से। लेवल 2 कोचेस की बात करो, अगर फुल तादाद बात करूँ कितने होंगे, 100 में होंगे, चलो 150 कर लो, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हाई परफॉर्म आपके इतने बड़े कोचेस लेवल 2 के हैं। आप दूर दराज जब एरियाज़ में निकलते हो ना, आपके जो कोर्सेज़ हैं ना खाली पिंडी में होते हैं, आपका कोर्स हो जाएगा लाहौर में हो जाएगा, कराची में हो जाएगा, मुल्तान में हो जाएगा, हाथ मारो पेशावर में शायद हुआ हो। बाकी जो एरियाज़ हैं, जो नॉर्दर्न एरिया की बात करता हूँ, कश्मीर की बात कर रहा हूँ या आप अंदरूनी पंजाब की बात कर रहे हैं, वो लिटरली लड़के परेशान रहते हैं
कि यार हम कोर्स करना चाहते हैं, हमारा नाम ही नहीं आता उस कोर्स के अंदर, कि उसने डेटा अपना सीखना है कि किस तरीके से, जो आप बात कर रहे हैं ना, जब बायोमैकेनिक्स पे आते हो वो सेकंड अपना उसके लेवल 2 के अंदर आ जाती है। और बायोमैकेनिक्स इतनी ज़रूरी है कि आज हम खुद, मैं जब बायोमैकेनिक्स सीख रहा था, लिटरली ये बात सोचता था कि यार खेलते हुए टाइम पे हम उस वक्त हंसी मजाक में थे, कैप मिल गई, हम खेल गए, शायद उस वक्त ये कोर्स किया होता तो शायद ज़िंदगी और बेहतर हो जाती, कि पता होता कि यार अपना मिक्स एक्शन है या इसको किस तरीके से बैक फुट है या किस तरीके से यूजेज करना है, हमने वो चीज़ नहीं सीखी। तो दूर दराज के अंदर जब आप क्लब क्रिकेट की बात करते हो, आपके क्लब क्रिकेट के साथ ज़्यादातर ना लेवल 1 का कोच है ना लेवल 2 का है, वो लगा हुआ है, या तो उस्ताद रहा है, काबिल एहतराम है सारे, या क्लब का उस्ताद ओनर, रहे, या वो क्लब का ऑनर रहा है जिसको कुछ नहीं पता। जब लड़का इंजर्ड होता है, ज़्यादातर अपना रिहैब कैसे होता है, या तो डोमेस्टिक में भी रिहैब ऐसे ही होता है, काशिफ साथ बैठे हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, आपका डोमेस्टिक में भी रिहैब यही होता है, लड़का इंजर्ड होता है ना, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए कोई उसके पास रिहैब प्रोसेस नहीं है, उसको कहा जाता है बोरिया बिस्तरा पकड़ो, अपने घर जाओ, 3 महीने का आराम करो, डॉक्टर के पास जाओ, खाना अच्छा खाना, ये नहीं पता बेचारा कहाँ से खाएगा, कहाँ से अपना रिहैब सारा करेगा, ना उसको कोई प्लान दिया जाता है, वो खुद जाके अपने आप करता है। या तो कोई लड़का तगड़ा होता है फैमिली से, ताकि वो अफोर्ड करके खुद ना या खुद कोई कर चुप लेता के है, टेप बॉल खेल या लेता वो है। बेचारा टेप बॉल खेल लेता है, बेल्ट बांध के टेप बॉल खेलते हैं, ये जिंदगी है, हकीकत है, ये बिल्कुल जो सच है, मुश्किलात से ये- आपको जानना पड़ता है, ये हकीकत है। ये मेरे ख्याल से एक तल्ख हकीकत है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट खैर, हम बार बार कहते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। टिम नेल्सन का आना भी एक बहुत ही खुशाइन इकदाम है। उमर गुल को शाइन्स का कोच लगाया, वो भी मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव स्टेप हम देख रहे हैं। तो ये जितनी सिनर्जी आपस में इस्टेब्लिश होगी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को ही होना है। लेकिन बात फिर वही कंसिस्टेंसी की आ जाती है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो कदम उठाया गया पीसीबी में वो ये था कि पहली बार इतने अरसे के बाद एक इलेक्टेड चेयरमैन जो हैं वो आए 3 साल का मैंडेट लेकर। तो ये मेरे ख्याल से वो डिफरेंस ज़रूर डालेगा। अब रुख करते हैं श्रीलंका की, जिन्होंने एक ज़बरदस्त फील्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ तो ज़रूर रही है, मैच भी बड़ा ज़बरदस्त था, उनकी स्पिनर्स की भी हमने बात करनी है। लेकिन 27 साल बाद जब आप ओडीआई सीरीज़ जीतते हैं तो मेरे ख्याल से ये वो कॉन्फिडेंस है जो श्रीलंका की टीम को इस वक्त चाहिए था, इन नए लड़कों के साथ ख़ास तौर पर। तो बहुत मुबारक हो श्रीलंका के लिए की टीम को, इन तमाम प्लेयर्स को, ख़ास तौर पर जो स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आसिम भाई कैसे देख रहे हैं इस जीत को? गौतम गंभीर का भी पहला असाइनमेंट था, इंडिया डेफिनेटली कुछ अपने डायनामिक सेट कर रहा होगा, लेकिन व्हाट डज इट मीन फॉर श्रीलंका टू बीट इंडिया इन ओडीआई सीरीज आफ्टर 27 years? Siraj comes back, induces the outside edge. अहमद भाई, ये बहुत बड़ा उन्होंने एक मार का मारा है, इंडिया को हराया है 23 साल के बाद। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, और उनके बॉलर्स को हम दाद देते हैं जिन्होंने इंडिया को बैकफुट पे ले गए और तीनों मैच उन्होंने जीत गए। तो रह गई गौतम गंभीर की बात, तो मुझे सबसे पहले तो ये समझ नहीं आई कि ये इतनी बड़ी असाइनमेंट जो थी वो गौतम को कैसे दे दी गई। तो उनके साथ जो है वो ना तजर्बाकार कोचिंग स्टाफ था, गौतम खुद भी इतने बड़े कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं समझता हूँ उनकी हार्ड लक भी है कि मैच नहीं जीत पाए, मगर श्रीलंका ने परफॉर्म ही बहुत अच्छा किया है। होम ग्राउंड थी, अपना घर था, और उन्हें परफॉर्म करना पड़ना था, क्योंकि श्रीलंका काफ़ी देर से कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। तो मैं समझता हूँ कि श्रीलंका क्रिकेट जो है अब इम्प्रूव करेगी इसके बाद, और बहुत आगे तक जाएगी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कर दिखाया है इन 3 वनडे में, वो एक नाकाबिले फरामोश चीज़ है। बिल्कुल काशिफ, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री ज़रूर है। ये स्पिनर्स की बात, मैं वही सोच रहा था कि वो जो एक स्पिन एलिमेंट था, जो मिस्ट्री एलिमेंट था, वो कहीं ना कहीं से वापस, वो इस मैच को देखने के बाद जिस तरीके से विकेट्स गिर रही थी, वो मेंडिस का दौर पहला शुरू वाला याद आया। लेकिन आप कैसे कमेंट करेंगे इस विक्ट्री को देखते हुए श्रीलंका? अच्छा, मुझे ना ठीक शाना का कमेंट बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा ठीक था, क्वालिटी क्रिकेटिंग। उसने कहा जी छोटे से ग्राउंड में और बैटिंग विकेट्स पे खेलने के बाद जब ये आए तो हमने कहा बाउंड्रीज बड़ी कर देते हैं और पिच को स्पिन कर देते हैं, और हम सीरीज़ जीत गए। क्योंकि वो सीरीज़ जीत गए तो कह सकते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी नज़र आती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रिकेट ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो वो IPL ही सारी अपने घर में खेलने के बाद आप कहीं ना कहीं प्रोन हो जाते हैं। श्रीलंका की एक चीज़ इस पूरी सीरीज़ में नज़र आती है, दैट इज़ इंटेंट का जो लफ्ज़ है ना, वो वाकई वहाँ पे देखा। ऐसा नहीं था कि 2 या 3 आउट हो गए तो बिल्कुल ही आप डम हो जाएं, रन्स ना करें। जो बैट्समैन है उसने रन्स करने की कोशिश की और रन्स करता चला गया। और फिर वही एलिमेंट, मैं इख्तलाफ करता हूँ बहुत सारे उन लोगों से जो ये समझते हैं कि इंडिया की बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है।
इस डेप्थ को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि जो ऊपर से क्रिकेटर्स छोड़ के जा रहे हैं। मैं रोहित शर्मा की बात करूं या कोहली की बात करूं, धावन थोड़े अरसे पहले साइड लाइन हो गए, ये जो अब के क्रिकेटर्स हैं इसको वहां तक पहुंचने के लिए बड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखिए ये क्रिकेटर, अगर मैं सिर्फ चलिए आईपीएल की बात कर ले तो रिसेंट पास्ट में जिस आईपीएल के ट्रैक से ये बन के आ रहा है वो दुनिया में कहीं और नहीं है, सवाई रावलपिंडी के, ठीक है, वो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, छोटी बाउंड्री और बैटिंग ट्रैक। सो अभी ये टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स वो भी एक ट्रांजिशन के फेस में है और इस ट्रांजिशन का फायदा भी उठा लिया बिकॉज कोच भी नए थे, प्लेयर्स भी नए थे। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ, आखिरी प्लेयर जिसने ये मिडिल ऑर्डर का बोझ संभाला है वो रहाणे थे शायद, या इसके अलावा भी कोई? रहाणे होंगे या सुरेश रैना होंगे या धोनी खुद थे, स्पिनर्स पे बहुत अच्छे थे, युवराज का एरा भी ठीक है। तो मतलब उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल है और कहीं और बहुत सारे प्लेयर्स चेंज भी होते गए, दिनेश कार्तिक भी आया, रायुडू भी आया, बहुत सारे प्लेयर्स आते गए, चेंज होते गए। सो ये टाइम टेकिंग होता है और एटलीस्ट इसका श्रीलंका ने फायदा जरूर उठाया और अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट देखिए। बहुत ज़्यादा तनकीद भारत पे इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि हम ये बात करते हुए जानते हैं वो अभी भी T20 वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और एक अच्छा पैकेज है, बट वनडे क्रिकेट इज अ डिफरेंट बॉल गेम और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका बड़ा अच्छा खेला है और शायद सनत तरान जयसूर्या का वहाँ पे डगआउट में मौजूद होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। और अगर T20 की बात करें तो वो भी सीरीज बड़ी अड़फस वाली हुई जहाँ पे वो आखिर में कोलैप्स कर गए विद द बैट, विद द बॉल श्रीलंका बड़ा अच्छा रहा। तो शायद श्रीलंका का रिवाइवल है, अपने होम ग्राउंड में है तो इसलिए भी अच्छा परफॉर्म करें और कहीं ना कहीं भारत की ट्रांजिशन भी है। बिल्कुल, उनकी ट्रांजिशन तो खैर चल रही है। गौतम गंभीर का भी पहला असाइनमेंट था तो थोड़ा सा ज़रा टफ फेज ज़रूर है, लेकिन ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट इज़ इंडियन क्रिकेट। बट श्रीलंका के लिए जैसा कि मैंने काशिफ से पूछा व्हाट इट मीन्स फॉर देम और ख़ास तौर पर जो आपकी एक आई है प्लेयर स्काउटिंग की, उसके बारे में भी मैं चाहूँगा हम ज़रूर गुफ्तगू करें। देखिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है श्रीलंका के लिए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली के होते हुए इस टीम को हराना। ठीक है, मतलब वो अब उनके पास वो वाला मिडिल ऑर्डर नहीं है जो एक टाइम पे होता था और दे आर स्टिल डेवलपिंग, बट ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम में से बहुत से खिलाड़ी इसमें थे और उसका एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो यू कांट टेक अवे एनी क्रेडिट फ्रॉम श्रीलंका। बहुत अरसे से श्रीलंकन क्रिकेट में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं और वो सिर्फ मेन साइड पे नहीं है। अभी पहली दफ़ा इनकी वुमेन टीम ने कोई ग़ालिबन 15 दिन पहले या 10 दिन पहले एशिया कप जीता है श्रीलंका में ही इंडिया को हरा के। तो आई थिंक वो एक इंस्पिरेशन भी डेफिनेटली ज़रूर होगी इनकी। लेकिन ओवरऑल इट सीम्स कि श्रीलंकन क्रिकेट में चीज़ें ठीक हो रही हैं। आपको याद होगा एक साल था जब वेस्ट इंडीज़ 2016 की बात है, 2012 की बात है, 2012 की बात है जिस वक्त अंडर 19 नहीं 2016 की बात है, 2016 की बात है। 2016 के वर्ल्ड कप में अंडर 19 वेस्ट इंडीज़ बॉयज़, उनकी मेंस टीम और मेन वुमेन्स टीम सब वर्ल्ड कप जीते थे। तो श्रीलंका क्रिकेट की ये जो आपको एक जर्नी नज़र आ रही है, ये कोई अकेली एक टीम या एक कप्तान की जर्नी नहीं है। नज़र आ रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट के ऊपर सही काम हो रहा है। और दुनित विलालगे की जो आप बात कर रहे हैं, ये इनकी इमर्जिंग एशिया कप में पिछले साल में श्रीलंका जाने का मौका मिला था मुझे कमेंट्री करने का। तो ये कप्तान थे इमर्जिंग टीम के और मैं तब से ही कह रही थी कि ये एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो श्रीलंका को बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो एक जेन्युइन ऑलराउंडर मैं समझती हूँ, मैं इनको रेट करती हूँ क्योंकि इनकी बॉलिंग तो 5 आउट किए हैं इन्होंने, रोहित को भी आउट किया, विराट कोहली को भी आउट किया, नीचे भी अच्छी अक्षर पटेल और नीचे और विकेट्स इन्होंने लिए हैं, पर इनकी बैटिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रही है और उसमें भी ये बड़ी ज़बरदस्त महारत रखते हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि एक ऐसा 11 बन चुकी है जिसमें इनको आपको खिलाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि आपको पता है श्रीलंका के पास थिकशाना भी है, हसारंगा भी है, तो एक स्पिनर का उस 11 में जगह बनाना वो इतना आसान नहीं है और फिर बना के जगह उसमें परफॉर्मेंस करना, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा साइन है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे खास तौर पर जब विलालगे की बात करें, मेरे ख्याल से जिस तरीके से जो मोड ऑफ डिसमिसल था कि वो डरे नहीं, उन्होंने फ्लाइट भी दी, बॉल को टर्न भी एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन बड़ी कैलकुलेटेड बॉलिंग रही हुई। एक बंदे का नाम लूँगा, वैसे अप्रिसिएशन बनती है उनकी। डग आउट में एक नाम था आकिब जावेद बैठा हुआ और मैं उनका ऐसा आप कर लें कि सुपरविजन में इतना कोई अच्छा रोल मैं नहीं समझता, लेकिन ऐसा बॉलिंग कोच के लिए उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत दी, चाहे श्रीलंका की बात करें चाहे यूएई को जहाँ तक पहुँचाया उन्होंने, उनकी हैं। फिर जयसूर्या का वहाँ पर होना, वो आपको इंटेंट नज़र आता है। अगर पूरे ओवरऑल सिनेरियो की बात करें 70% 178 के करीब मैं कहूँगा जो रन्स हैं श्रीलंका ने स्क्वायर ऑफ द विकेट स्कोर किया है। रोहित शर्मा भी ये कह चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर मैं श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका ने कोई रैश शॉट नहीं खेली, डाउन द अपना पिच आकर उन्होंने कोई शॉट नहीं खेली, ज़्यादा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेली है। गलती इंडिया से क्या हुई कि उनके जो स्पिनर्स जब डोमिनेट कर रहे थे, जो आपने बात की, अगर इस एरा की बात करें, मैं कल भी बात करता, फ्लाइट करते हुए स्पिनर डरता है। जो आजकल अपना जो हो चुके हैं डायमेंशंस हैं,
ट्रिपल बकेट बैट है, वो 100 दफ़ा सोचता है फ्लाइट दूँ ना दूँ, लेकिन विराट कोहली जब खड़े हों, विराट कोहली की बात करें, जब उनकी बैटिंग लाइनअप की बात करें, स्टिल वर्ल्ड चैंपियन वो आए हैं, फ्लाइट देना दैट मीन्स कि आपके पास वो एग्रेशन थी कि आप दावत दे रहे हो कि आओ मुझे हिट करो, चैलेंज आप देते हो, और उसमें डिसीव करने में कामयाब भी हुए हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि सिर्फ एक प्लस जो नेगेटिविटी थी इंडियन में, यहाँ तो मुझे जेहन में था कि डबल माइंडेड थे कि हम लोगों ने क्या शॉट्स जो उनसी आगे निकल के क्या स्टेप आउट करके हमने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को ज़्यादा टारगेट करना है या स्वीप पे जाना। स्वीप मैंने नहीं देखी कल इंडियंस की तरफ से, कोई रिवर्स स्वीप लगी, उनको स्वीप किया, उस स्पिनर्स को मैंने कल नहीं देखा, वो जो जाने जाते हैं इंडियंस। और वो रोहित बात शर्मा वही ने है कि वो इतनी मेच्योरिटी है उस मिडिल ऑर्डर में कि वो है ना, वही जो काश में बात करें कि आपको समझ आती है कि भाई इमेच्योरिटी है और इतना आसान नहीं होगा बड़े प्लेयर्स का नाम जो उनसे जब आप बैकअप की बात करें। लेकिन अच्छी जीत है श्रीलंका के लिए। लेकिन दूसरे एंड पे अगर बात करें तो जब आप फ्यूचर प्लानिंग की बात करते हो तो अहमद भाई श्रीलंका स्टिल मैं कहता हूँ दे नीड टू वर्क अ लॉट। आपको ओपनिंग फर्नांडो ने बड़ा एक ज़बरदस्त कल स्टार्ट दिया। श्रीलंका की बात करें, मुझे अच्छा लगा एग्रेसिव उनका कप्तानी का, जिस तरीके से वो लेके चले थे श्रीलंका को, एग्रेशन था उनमें, ये जीत मायने रखती है। लेकिन अगर लॉन्गर फॉर्मेट लंबे अपना मामले की बात करूं तो श्रीलंका को स्पिनिंग ट्रैक से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा अपने जो उसकी एरा की बात करें। लेकिन ट्रांजिशन पीरियड बड़ा ट्रांजिशन जबरदस्त है। पीरियड ये हम सब एग्री करते हैं कि ट्रांजिशन पीरियड बहुत ज़बरदस्त जा रहा है श्रीलंका का, और बड़ी ही ज़बरदस्त वहाँ पर कारकर्दगी आपको आने वाले जो वक्त हैं उसमें अगर आप देखें, और इसलिए हम बार बार वहाँ पर आ जाते हैं कि जी स्कूल क्रिकेट का स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर आपको टेक्निकली अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं, उन पर फिर काम उनको शुरू से ही स्कूल क्रिकेट से फॉलो किया जाता है, तो ये चीज़ें बड़ी मानी रखती हैं। जाने से पहले कुछ चीज़ों पर अहम गुफ्तगू तो करनी है, लेकिन उससे पहले क्योंकि आज पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है रात 11:30 बजे पाकिस्तान के मकामी वक्त के मुताबिक तमाम कौम की नज़रें और पाकिस्तानी दुनिया में जहाँ भी हैं वो पेरिस ओलंपिक्स पर होंगी, जहाँ पर अरशद नदीम जावलिन का फाइनल खेल रहे हैं। और हमारी नेक तमन्नाएं दुआएं उनके साथ ज़रूर हैं कि जो 32 बरस का अरसा है इसके बाद पाकिस्तान एक मेडल जीतने में कामयाब हो। बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन है, कंपैरेटिव साइड पर भी बहुत ज़बरदस्त हम कंपटीशन देखेंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सब जो हैं वो अपने मैसेजेस और अपनी नेक तमन्नाएं अरशद के लिए ज़रूर उनका इजहार करें। तो काशिफ, सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम के लिए? 4 साल पहले गालिबन 7 अगस्त थी, आज मुझे वो मेमोरी शो हुई कि जब हम दुआ कर रहे थे। आज 4 साल बाद 8 अगस्त है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये 4 साल का अरसा एक दिन में ही गुजर गया हमारे लिए, और हम चाहेंगे कि अब का जो दिन है, आज का दिन है, वो पाकिस्तान के लिए सुनहरी यादों से वाबस्ता हो इंशाल्लाह। वैसे क्या कहना चाहेंगे अरशद नदीम? सबकी नज़र उनके ऊपर ही। आपको पता है कि कौम इस वक्त देख रही है, और एक पिक्चर आपको याद है कि उनके घर की चल रही थी कि इस इलाके से इनका ताल्लुक़ रखते हैं मियाँ चन्नू से, जहाँ पर अपना एक छोटा सा टीवी लगा हुआ था, उनकी फैमिली सामने थी। डिज़र्व करते हैं, मुझे पता है वो इंजरी से वापस आए जो अपना उनकी थी, फिर स्पॉन्सर्स वाले मामला सारे, लेकिन जहाँ तक इस वक्त पाकिस्तान को वो लेके गए हैं, और टफ मुकाबला ज़रूर होगा, लेकिन इंशाल्लाह गोल्ड नहीं तो कांसी का तमगा ज़रूर पाकिस्तान के नाम होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पैगाम है अरशद के लिए? हमें यही पैगाम है, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं उन पे जो उनकी अचीवमेंट्स अब तक हैं, और जिस तरीके के रिसोर्सेज में रहते हुए उन्होंने ये अचीव किया है, मेरे ख्याल से वो अपने कंपेटिटर से ऑलरेडी बहुत कुछ जीत चुके हैं जिस कम वसाइल में उन्होंने ये अचीव किया। और मैं ज़रूर चाहूँगी जो हमारा लोगो है ना, इसके अंदर एक जेवलिन ज़रूर ऐड हो जाए क्योंकि ऑलरेडी वो हमें फ़ाइनल में ले जा चुकी हैं, और आई होप कि इस फाइनल में वो मेडल भी ज़रूर हासिल करें पाकिस्तान के लिए। गोल्ड हो तो क्या ही बात है, पर अगर वो मेडल लेते हैं तो ऑब्वियसली ओलंपिक्स में जो हमारा एक ड्रॉट आया हुआ है मेडल्स का, उसकी वही हमारी उम्मीद है, और हमारी सारी जो नेक ख्वाहिशात हैं वो उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने जो ही जिक्र किया जेवलिन को इधर इनकॉर्पोरेट करने का, वैस कोचिंग का उधर भी सोच रहे थे तो ये मुझे निशानदेही ज़रूर हो गई है। बट अरशद के लिए नहीं समझे फिर। बट अरशद के लिए जो हमारा तमाम पैनल है, मेरी जानिब से भी, पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से अरशद नदीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, नेक दुआएं हैं कि इंशाल्लाह ताला अरशद जो है वो पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर लाएं, और क्यों ना गोल्ड जीत कर लाएं। लेट्स बी वेरी पॉजिटिव एट दिस मोमेंट कि इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स आने वाले हैं। रात 11:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अरशद का ये फाइनल है, और इंशाल्लाह ताला हम सब दुआगो भी हैं और नेक तमन्नाएं हैं कि इंशाल्लाह अरशद आप मेडल भी जीत कर लाएं। एंड इन एनी केस, मैंने जिस तरह पहले भी कहा था कि आप हमारे नेशनल हीरो हैं और हम आपको हमेशा सेलिब्रेट करेंगे और करते रहेंगे। तो पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से ख़ास तौर पर अरशद नदीम के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया अवैस, काशिफ और सना और आसिम भाई कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।